तो चलिए आइए मित्रों, आज आप लोगों के लिए फिर से मैं एक विज्ञान की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 6वें नंबर का। तो मित्रों, आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का फायदा हो और दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न है हमारा, राइनो वायरस की वजह बनता है। हमें बताना है जो राइनो वायरस होता है उसकी वजह से क्या बनता है। ऐसा कौन सा रोग है जो राइनो वायरस की के कारण बनता है? तो वह है आम जुकाम हो सकता है, दूसरा है सिर दर्द, तीसरा है कफ और चौथा है घुटनों का दर्द। तो आपको बताना इन चारों में से ऐसा कौन सा रोग कह सकते हैं हम जो राइनो वायरस के कारण बनता है। तो वह कौन है? वह है आम जुकाम। अर्थात पहले का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आम जुकाम। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? मित्रों, आपको अपनी आंख में से बताना है ऐसा कौन सा आंख का अंग है या आंख का कौन सा भाग है जो आंख के अंग का निर्धारण करता है, सॉरी रंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन है पुतली, दूसरा है आइरस, तीसरा है कॉर्निया और चौथा है आइडिल। तो इनमें से जो आंख के रंग का निर्धारण करता है वह है आइरस। अर्थात दूसरे का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आइरिस या आइरस जिसको कहते हैं। आइरिस नाम से याद रखेंगे आप लोग, दूसरे का बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है? परमाणु विखंडन होता है, अर्थात परमाणुओं के विखंडन यानी टूटने की क्रिया को हम परमाणु विखंडन कहते हैं। तो ऐसी प्रतिक्रिया में जो उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग है हम किस रूप में करते हैं? तो पहला है ईंधन बनाने में, दूसरा है बिजली बनाने में, तीसरा है ताप पैदा करने में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मित्रों बी, बिजली बनाने में हम परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर सेंटर किसे कहा जाता है? इसे और एक नाम से जाना जाता है जिसे पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो जो कोशिका का शक्ति ग्रह या शक्ति केंद्र या पावर सेंटर या पावर हाउस की बात करें या ऊर्जा ग्रह की बात करें, वह सब का सब कौन होता है? वह होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वही क्या कहलाता है? आपका कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आप लोगों के लिए, कौन सी पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? मतलब कि ऐसी कौन सी रचना है आपको बताना है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। मतलब कि जो पादप कोशिका में पाई जाती हो पर जंतु कोशिका में ना पाई जाती हो, ऐसी वाली मतलब उससे ऐसे अंग के नाम आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विकल्प के रूप में दिए गए हैं आपको। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है पर्णहरित, तीसरा है सेंट्रियोल और चौथा है ये सभी। तो जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है उसके लक्षण कह सकते हैं या उसके अंग के नाम कह सकते हैं अपन, वह है हमारा डी ऑप्शन। अर्थात कोशिका भित्ति भी अलग करती है, पर्णहरित भी अलग करता है, सेंट्रियोल भी अलग करता है। पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छठवां प्रश्न है, किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है रिक्तिका, चौथा है सेंट्रोसोम। तो मित्रों आपको पता होगा राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन या कि आत्महत्या की थैली या प्रोटीन निर्माण की थैली। राइबोसोम किससे जुड़ा है? प्रोटीन से जुड़ा है। राइबोसोम किससे जुड़ा है? हमारे प्रोटीन से जुड़ा। अब यहां से आपको पूछा है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आपको बताना है छठवें का आंसर। तो छठवें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सातवां प्रश्न है,
भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। आपके पास कोई भोजन उपस्थित है तो उसकी ऊर्जा को हम काय में मापते हैं। तो बताना है आपको सातवें का उत्तर। तो सातवें के विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कैलोरी, दूसरा सेल्सियस, तीसरा केल्विन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मित्रों ए, कैलोरी में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। कैलोरी का संकेत आप याद रखेंगे मित्रों, इसे के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। तो सातवें का क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए जो गुणसूत्र होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या है? आपको पता है डीएनए आरएनए गुणसूत्र हैं, तो आप यहां से आपसे पूछा है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में, कोशिकीय श्वसन में, कोशिकीय परिवहन में और अंतिम में हमारा आनुवांशिक क्रियाओं के संचालन में। तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों डी, अर्थात आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन या आनुवांशिक क्रियाओं के संचालन में डीएनए प्रमुख रूप से भागीदारी निभाता है। अर्थात 8वें का हमारा डी उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मित्रों आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो दूध का घनत्व है, तो दूध के घनत्व को आपको बताना है कि किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा होगा सभी मापक यंत्रों को, तो आप पिछले वीडियो में जाके सभी मापक यंत्रों को देख लीजिएगा। हमने उनमें डिटेल सहित आपको सभी मापक उपकरण के बारे में बताया है। तो 9वां प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लैक्टोमीटर। 9वें का ए सही हो जाएगा। दूध का घनत्व मापने के लिए हम लैक्टोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, बिजली का प्रतिरोध या लाइट का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है ये सभी उपकरण जो मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 10वें का ए उत्तर हमारा सही हो जाएगा। जो प्रतिरोध है या बिजली का प्रतिरोध की बात करें वह काय में मापा जाता है? ओम मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ओम मीटर में मापा जाता है। कभी कभी आपको गैलोनोमीटर दिख जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ओम मीटर क्या है? सही है। 10वें का ए सही हो जाएगा। ओम मीटर में हम प्रतिरोध को मापते हैं। प्रतिरोध की बात किया, इसके लिए हम काय में मापते हैं? ओम मीटर में मापते हैं। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वें क्वेश्चन अब आपके अनुवांशिक से ही जुड़े गए हैं। मेंडल महोदय, जिन्हें अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या या क्रोमोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? आपको टोटल संख्या पूछा है, यहां पर जोड़ी ओड़ी के बारे में कुछ नहीं पूछा है। तो आपको बताना है कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो वह होती है मित्रों 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मतलब कि 46 सिंगल रूप में पाए जाते हैं। उन्हें अगर जोड़ी के रूप में बताएं तो कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष, नर और मादा में समान होते हैं। एक जोड़ी जो गुणसूत्र रहते हैं वह कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। अर्थात 11वें का ए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक या होने वाले अनुवांशिक जेनेटिक डिसीजेस कौन से हैं? आपको बताना है मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। तो वर्णांधता मतलब आंखों से जो संबंधित हो वर्णांधता कहलाता है। हिमोफीलिया जो रक्त से संबंधित होता है वो मतलब कि हिमोफीलिया कहलाते हैं।
टर्नल सिंड्रोम यह भी एक प्रकार का रोग है जो 21वें गुणसूत्र के भिन्न होने के कारण होता है। कौन से? 21वें गुणसूत्र के भिन्न होने के कारण पैदा होता है। और चौथा है ये सभी, अर्थात हमारा 12वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी कैसे हैं? अनुवांशिक रोग है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। पहला है वर्णांधता, दूसरा हीमोफीलिया और तीसरा है टर्नल सिंड्रोम। याद रखेंगे मित्रों, 12वें का डी उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब, यहां पर आपसे पूछा है लड़का पैदा कौन कौन से गुणसूत्र मिलने से होता है। तो आपको पता है जब XX मादा के और XY पुरुष के जो गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, जैसे X और X मिलेगा, इससे किसका निर्माण होगा? इससे मादा का निर्माण होगा। उसी प्रकार जब X गुणसूत्र Y गुणसूत्र के साथ मिलेगा, इससे किसका निर्माण होगा? इससे नर या लड़के का निर्माण होगा। अर्थात यहां पर अपना 13वां पूछा है आपसे, लड़का पैदा होगा जब, आपको क्या हो जाएगा? जब लड़का पैदा होगा तब कौन से गुणसूत्र मिल रहे हैं? X और Y, अर्थात कौन से विकल्प में दिख रहा है आपको? सी विकल्प में दिख रहा है। XY गुणसूत्र होंगे तभी लड़का पैदा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग खालिस्तान के लक्षण दिखाता है। हीमोफीलिया रोग के कारण ऐसा, मतलब कि हीमोफीलिया किसी को हो गया है तो कौन से लक्षण दिख रहे होंगे, तब आप पहचानेंगे कि इसमें हीमोफीलिया रोग है। तो पहला ऑप्शन है आपका आयरन की कमी द्वारा, गलत, इससे तो घेंगा रोग होता है, आपको पता है। रक्त का बहना बंद नहीं होता, हाँ मित्रों यही आपका सही उत्तर है। 14 का बी सही हो जाएगा। रक्त का बहना हीमोफीलिया जिसको भी हो जाता है तो उसमें रक्त का बहना बंद ही नहीं होता है, लगातार रक्त बहते ही रहता है। अर्थात 14 का बी उत्तर आपका क्या है? सही है। 14 का कौन सा? बी उत्तर सही है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहां पर आपसे पूछा है जो जीन है उनमें से कौन सा कथन कैसा है? सत्य है। तो पहला विकल्प है यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। सही बात है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जीन्स होती है अर्थात जीन होती है। दूसरा, यह अनुवांशिकी की इकाई, बिल्कुल सही बात है। जब डीएनए की इकाई है तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो जीन भी क्या हो जाएगा? एक अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, एक साथ है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, बिल्कुल सही बात है। जो जीन रहते हैं वो गुणसूत्रों में उपस्थित रहते हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी, अर्थात हमारा 15वें का डी उत्तर कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात जीन के बारे में जो तीनों दिए गए कथन है वह क्या है? पूर्णतः सत्य है। कैसे कथन है? सत्य कथन है। अर्थात 15 का डी उत्तर हमारा सही है। तो मित्रों आज हमने 15 ही प्रश्न लिया था क्योंकि 15 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण थे। आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने नोट्स में जरूर उतार लिया करें, जिससे कि आपको बार बार पढ़ाई में ये लाभदायक हो सके और जब भी आप पेपर में बैठे परीक्षा देने तो आपको ये आसानी से ये पूरे के पूरे प्रश्न आसानी से बन जाए। तो मित्रों आपको अब करना क्या है, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार। तो और अगर आप नए भी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ भी इस चैनल को कैसा कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद मित्रों।